आज प्रकाश जी आए और बोलते हैं यार वो मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया, बीपी चेक कराया तो बीपी बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है मेरा। और उन्होंने फिर कुछ जांच कराई, जैसे लिपिड प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट और कुछ और टेस्ट कराए, लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल है और समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है, क्यों बीपी बढ़ा हुआ है मेरा, क्या समस्या हो सकती है। और उन्होंने तो लंबी थोड़ी दवाइयाँ लिख दी हैं और बोला है कि अब दवाइयाँ खानी पड़ेंगी अब तो आपको इस तरीके से। तो प्रकाश जी बड़े परेशान हैं, क्या करें ऐसे कंडीशन, मुझे कम से कम दवाई खानी पड़े और मैं कैसे इसको मुक्ति पाऊँ इन सब चीज़ों से। तो क्या आप भी इस तरह की समस्याओं से उसमें वो हैं कि आपको भी ऐसे ही इसी तरह से लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब कुछ नॉर्मल आता है और लेकिन बीपी जो है वो बढ़ा हुआ आ रहा है और डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी हैं, वो ये खानी पड़ेंगी, लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलेंगी। तो आइए जानते हैं इस समस्या को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आज के हम जो अपने एपिसोड है उसमें समझेंगे कि 1 मिनट में भी आप चाहें तो ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, और वो कैसे पॉसिबल है कि 1 मिनट में क्या चीज़ है जिसको हम कम कर सकते हैं, किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो मैं हूं शरद मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइफ्स। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या मामला पूरा। जैसे प्रकाश जी को समस्या आ रही है तो आप भी समझिए इसके बारे में क्या है ये पूरा मामला। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करिए और भी लोगों को भेजिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जिससे वो भी इस बात के बारे में अवेयर हो सकें। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में दी जा रही है, दीज आर एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च और उसी के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी बातें। तो आइए समझते हैं कि कैसे 1 मिनट के अंदर बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बीपी होता क्या है, बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। पहले सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली सिंपली समझ सकते हैं इस बात को कि ब्लड प्रेशर एक तरह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारा हार्ट जो है वो एक फोर्स लगाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को फ्लो कराने के लिए, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाने के लिए ब्लड को। क्योंकि ब्लड जो है बेसिकली वो ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट कैरी करता है, जिससे कि पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सब कुछ मिल सके। तो एक फोर्स कॉन्ट्रैक्शन करता है। उसके अलावा जो फोर्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी संकुचन होता है उसका फोर्स तरीके से, मतलब एक दबाव के द्वारा, तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप होता है वास्कुलर सिस्टम में। रेजिस्टेंस यानी जो आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, उनके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है आर्टरीज की वाल के ऊपर। इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट होता है उन वाल के ऊपर। इसको बेसिकली कह सकते हैं ये ब्लड प्रेशर है, इस बात को। क्योंकि अगर, और उसके अलावा तीसरा जो फैक्टर इसमें आता है वो आता है ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा आर्टरीज की वॉल के ऊपर। आर्टरीज यानी जो लेके जाती हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक, छोटी सेल्स तक, सबके पास लेके जाती हैं, उनको आर्टरीज बोलते हैं। फिर आता है कि वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं बीपी के, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने के क्या क्या वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो हम इसमें जो नोन फैक्टर्स हैं बहुत सारे, उसमें जाएंगे हम, स्पेशली स्पेसिफिक फैक्टर में जाएंगे क्या क्या वेरिएबल्स इसमें हैं। सबसे पहला वेरिएबल होता है वो होता है मेटाबॉलिक इश्यूज़, जो है वो एक वेरिएबल्स है मेटाबॉलिक इश्यूज़। मेटाबॉलिक इश्यूज़ में आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है पहले से ही, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है ऑलरेडी। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन कार्य करने की क्षमता जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और वो उस कंडीशन में ऐसे जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, इनमें 80% केसेस में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। वो आता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सोडियम का रिटेंशन होता है। सोडियम यानी जो नमक में होता है सोडियम, उसका रिटेंशन हो जाता है। मतलब रिटेंशन का मतलब होता है ये शरीर के अंदर रह जाता है, यानी किडनी आमतौर पर 98 to 99% सोडियम तो वैसे भी एब्जॉर्ब करती हैं, और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा हायर अमाउंट में और ज़्यादा मात्रा में सोडियम का रिटेंशन होने लगता है। तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है ब्लड में, तो ये एक कारण बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। दूसरा इसमें कारण बनता है अगर लंबे समय तक किसी को अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बहुत लंबा इंसुलिन रेजिस्टेंस का वो है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है, उस कंडीशन में वास्कुलर रीमॉडलिंग हो जाती है। वास्कुलर रीमॉडलिंग मतलब जो आर्टरीज हैं, जो आर्टरीज है, उनकी जो वॉल है, वो वॉल जो है वो अंदर से हार्डन्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर जो है वो वॉल के ऊपर डेवलप होता है। ये एक कारण बनता है वास्कुलर रीमॉडलिंग। तीसरा जो रीज़न होता है इसमें होता है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी में डेवलप है ऑलरेडी, तो वो एक प्रकार से वैसे भी वो तो क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है, मतलब एक हल्का वाला सूजन जो है वो शरीर में ऑलरेडी रहती है, और सूजन अगर हल्की वाली रहेगी शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन रहेगी, तो कोर्टिसोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन वगैरह रिलीज़ होगा, और उसकी वजह से भी ये जो कंडीशन है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बीपी का बढ़ना और ग्लूकोज का बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी इस कंडीशन। तो अभी हम समझते हैं न्यूरोलॉजिकल वेरिएबल्स से क्या मतलब है। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि न्यूरोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी न्यूरोलॉजिकल वेरिएबल्स से क्या संबंध है।
तो उसको समझेंगे हम न्यूरोलॉजिकल वेरिएबल्स को। तो न्यूरोलॉजिकल वेरिएबल्स बेसिकली इसमें रियल नीड आती है, एक चीज़ होती है रियल नीड। अब रियल नीड से क्या मतलब है? रियल नीड से मतलब है एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, या अगर किसी से झगड़ा हो गया आपका, या फिर कहीं से आपको भागना है, या आप तैराकी कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं यानी, या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, तो उस केस में आपके शरीर को रियल रिक्वायरमेंट है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, जिससे कि ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक अच्छे से पहुंच सके, मसल्स को अच्छे से ब्लड मिल सके, आपकी सेल्स अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके, न्यूट्रिएंट मिल सकें, इसके लिए जरूरत होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड रियल नीड। तो इस कंडीशन में तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है वो एक ज़रूरी है और एक एसेंशियल है, जिसको हम एसेंशियल वाला पार्ट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको रियल नीड। तो रियल नीड जो है एक न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एसेंशियल पार्ट है। दूसरा इसमें आता है एक परसेप्शनल नीड आती है, यानी एक परसेप्शन के बेसिस पे हमारा शरीर जो है वो मान के चल रहा है कि कोई थ्रेट है, या कोई संभावना उसको लग रही है कि मतलब कोई समस्या आने वाली है, यानी कुछ ना कुछ झगड़ा होने वाला है, या कुछ हो सकता है, या दिमाग में इस तरह के अनवांटेड थॉट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो कि अनवांटेड थॉट्स की वजह से। तो ये हो गया परसेप्शनल नीड, यानी यहाँ पे एक्चुअल में रियल नीड नहीं है, लेकिन बॉडी ऐसा परसीव कर रही है, यानी शरीर हमारा ऐसा परसीव कर रहा है कि हो सकता है कि ये समस्या आ जाए, तो इसलिए शरीर को तैयार करो पहले से, ब्लड प्रेशर बढ़ा के, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा के, जिससे कि लड़ना पड़े या भागना पड़े तो तैयारी हो जाए हमारी उस तरीके से। तो ये उसकी तैयारी कर रहा है। फिर आता है एक सिंपैथेटिक टोन, क्योंकि ये जो परसेप्शनल नीड है वो तय होती है सिंपैथेटिक टोन से। अगर सिंपैथेटिक टोन, अगर किसी की सिंपैथेटिक टोन से मतलब है कि अगर उसकी सिंपैथेटिक टोन जो है वो परसेप्शनल वाले कैटेगरी में ही फंसी हुई है, यानी उसको थॉट्स है अनवांटेड थॉट्स इस तरह के आते ही रहते हैं, अनवांटेड थॉट्स, या कह लीजिए इस तरह के समस्या बनी हुई है कि रियल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तब भी टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहते हैं, बैठे हैं तो स्ट्रेस लग रहा है, कार में ही बैठे हैं, ट्रैफिक में फंस गए तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया तो उससे स्ट्रेस्ड हो गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिंपैथेटिक टोन की वजह से होती है। मतलब सिंपैथेटिक टोन आपकी जो है वो सिंपैथेटिक मोड में है, आपका जो शरीर जो है वो सिंपैथेटिक मोड में चला गया है, सिंपैथेटिक टोन जो है वो बढ़ी हुई है, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। और अब जो हम बात कर रहे थे कि 1 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, 1 मिनट में कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सिंपैथेटिक टोन और परसेप्शनल नीड, इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। दिस इज़ द फैक्टर विच कैन बी चेंज्ड विद इन ए मिनट। ये एक चेंज किया जा सकता है, सिंपैथेटिक टोन को हम चेंज कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं विद इन ए मिनट। और बाकी जो फैक्टर हैं इनको हम जिसमें जैसे कि रियल नीड है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एसेंशियल है, ज़रूरत है, ये तो ज़रूरत पड़ेगी जब भी हमें कहीं पे लड़ना है, झगड़ना है, भागना है, कहीं से दौड़ना है, या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हमारी रियल नीड है। तो ये तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको चेंज नहीं करना है, तो इसमें इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है तो ज़रूरी है, वो एसेंशियल है। और जो मेटाबॉलिक जो वेरिएबल्स है इसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो मेटाबॉलिक वेरिएबल्स में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना होगा, अदर फैक्टर्स जो हैं उससे रिलेटेड जो मेटाबॉलिक इश्यूज़ के रहते हैं उनको आपको डाउन करना पड़ेगा, तब ये कम होगा, बट इट टेक्स टाइम। मतलब ये भी कम होता है लेकिन बट इसमें समय लगेगा थोड़ा सा। बट ये सिंपैथेटिक टोन वाला जो फैक्टर है स्पेशली दिस कैन बी चेंज्ड विद इन ए मिनट, इसको चेंज किया जा सकता है विद इन ए मिनट। तो अब आप समझिए कि इसको चेंज कैसे किया जा सकता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे संभव है ये चीज़, और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए समझना पड़ेगा आपको कि ब्रीदिंग क्या होती है, मतलब हम जो सांस लेते हैं वो चीज़ क्या होती है, किस तरह से होता है वो। तो ब्रीदिंग के 2 पार्ट होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। मतलब जो हमने सांस अंदर ली, मतलब सांस को अंदर लेना वाला इंस्पिरेशन, और बाहर छोड़ना वाला एक्सपीरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो 3 तरह की जो मसल्स हैं हमारे शरीर की वो काम करती हैं इसमें, जिसमें कि डायफ्राम, मतलब जो हमारा डायफ्राम होता है, ये सबसे प्राइमरी चीज़ है सांस लेने की प्रक्रिया में हमारी। मतलब जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, डायफ्राम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये सबसे मेन मसल है बेसिकली इसकी ब्रीदिंग के पर्पज़ के लिए। दूसरी इसमें आती है इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स मतलब जो हमारे रिब केस है, मतलब जो पसलियाँ हैं, पसलियों के साथ में जुड़ी हुई जो मसल्स हैं उनको इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। तो वो जो है वो हॉरिजेंटली थोड़ा फैलती हैं जब हम सांस लेते हैं, तो वो आमतौर पे फैलती हैं। तो हम समझ रहे थे कि जो ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग में जो ट्रेपेजियस मसल है, जो अपर ट्रेपेजियस मसल जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बताती है। अगर कोई ट्रेपेजियस मसल्स को अपनी मसल्स को इस तरह से कर रहा है यानी वो स्ट्रेस में है, और इस कंडीशंस में जब सांस ली जाती है तो वो बेसिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चला जाता है, यानी सिंपैथेटिक मोड में चली जाती हैं वो चीज़ें।
सारी की सारी। तो ब्रीदिंग के बारे में मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ये तीनों मसल्स यूज़ होती है, डायफ्राम और जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल है जो रिब केस के आसपास होती है, वो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। और जो ट्रेपेजियस मसल है अपर ट्रेपेजियस, ये बेसिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बताती है। तो अब आगे समझते हैं कि HRV के बारे में, मतलब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में समझते हैं, और ये ब्रीदिंग से मेरा क्या तात्पर्य है, इससे कैसे हम 1 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर सिंपैथेटिक टोन में है, यानी सिंपैथेटिक मोड में है, जिसमें कि सिंपैथेटिक मोड में होने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो ब्रीदिंग है वो जल्दी होती है, मतलब 1 सेकंड के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन लिया और 2 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, और उससे कम में फिर वापस से ब्रीद इन, मतलब वो कंडीशन आती है। तो ये जो कंडीशन है ये बेसिकली दर्शाती है कि ब्रीद इन वाली जो कंडीशन है ये दर्शा रही है। तो इसमें क्या होता है 20 बीट्स पर मिनट तक जाती है, मतलब वो पैरासिम्पैथेटिक मोड में पहुंचता ही नहीं है, वो सिम्पैथेटिक मोड में ही रहता है। और कोई व्यक्ति अगर सिम्पैथेटिक मोड में ही रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ना जायज़ है और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही उस कंडीशन में। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो चार्ट है यही दर्शाने के लिए है, समझाने के लिए है कि आपको अपनी ब्रीदिंग को इस तरह से रखना है कि स्लोअर और डीपर ब्रीदिंग को अडॉप्ट करना है, जिसमें कि आपको थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग लेनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, थोड़ी सी डीप रहेगी और स्लोअर रहेगी। यानी आपने ऐसे ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट करते समय थोड़ा समय लेना है, यानी 5 सेकंड या उससे ज़्यादा समय जितना हो सके वो बेटर है। तो ये जो है, ये जो हार्मोनियस जो आ रहा है, इस कोहेरेंट बोलेंगे इसको हम, ये जो पूरा जो पैटर्न बनना है ये कोहेरेंट पैटर्न है, मतलब इसमें आपको एक तारतम्य दिख रहा है, इसमें एक लय दिख रही है। ये जो पैटर्न है इसमें आप जब ब्रीद आउट करते हैं, जब एक्सपिरेशन करते हैं, यानी जब सांस छोड़ते हैं अपनी, तो बेसिकली आप पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है हमारे उसको टच करते हैं। और ये जो इससे करने से क्या होता है कि ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी बनती है सिम्पैथेटिक टू पैरासिम्पैथेटिक मूव करने की। और बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बेसिकली विंडो है ये, जो ब्रीदिंग हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, यानी जो सांसें होती हैं वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ जाने के लिए एक खिड़की है, जहाँ से हम अपने सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर हम सिम्पैथेटिक मोड में हैं लगातार तो उसको हम पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ सकते हैं, क्योंकि अगर सिम्पैथेटिक मोड में है कोई पर्सन तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा कंटिन्यूसली, और वो जिसको हम अनवांटेड थॉट्स वाली जो स्ट्रेस बोल रहे हैं उस कंडीशन में वो बना हुआ है लगातार, तो उसका बीपी कम होगा ही नहीं उस कंडीशन में। तो ये बेस्ट तरीका है बीपी कम करने का। अगर 1 मिनट के अंदर बीपी कम करना है तो आपको ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर अपने खास तौर पे ध्यान देना है, जिसमें कि आपको डीपर और स्लोअर ब्रीदिंग करनी है, यानी सांसें लेनी है थोड़ी सी गहराई के साथ में और धीमे धीमे। अब गहराई से यहाँ पे मतलब समझने वाली बात है। गहराई का मतलब ऐसा नहीं कि वही एक्सट्रीम डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी है, और ना ही उसको फोर्सफुली जो है वो एक्सपिरेशन करना है, यानी छोड़नी है सांसों को। बहुत ही धीमे से लेना है और बहुत ही धीमे से बिल्कुल छोड़ना है। इस तरह की चीज़ों को जब करते हैं, जिसमें कि एक्सपिरेशन का हम टाइम बढ़ाते हैं, तो ये पैटर्न हमारा बनता है। और जब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी टेस्ट जब किया जाता है, जो कि हम ECG में या अदर जो इक्विपमेंट है उसमें कर सकते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जब चेक करते हैं तो ये पैटर्न बनेगा वेव्स का, ना कि ये वाला पैटर्न जिसमें कि केवल जो है सिम्पैथेटिक मोड में ही जो है वेव्स जा रही हैं। और यहाँ पे जो है वो जो बीट्स पर मिनट है वो आ जाएगी 5 से 8 बीट्स पर मिनट्स में चले जाएंगे हम। और जब हम इसको हम स्टार्ट करते हैं इस तरह की प्रैक्टिस को करने के लिए, इस पैटर्न में जाते हैं, तो पहले ही सेशन से आपको इसके रिजल्ट मिलने चालू होते हैं। पहले ही सेशन से आपका बीपी जो है वो ड्रॉप करना स्टार्ट होता है, जिसको मैंने बोला कि मिनटों में कैसे कम होगा बीपी। तो पहले ही सेशन से आपको बीपी का ड्रॉप स्टार्ट होता है। जैसे ही अपने आप को आप पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, स्लो ब्रीदिंग और स्लोली और बहुत ही धीमे से सांस को छोड़ते हैं अपने, और इसको जितना स्लोली करेंगे उतना बेस्ट तरीका है। इसमें बिल्कुल भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी नहीं करना है, मतलब फोर्सफुल सांस लेना भी नहीं, ना सांस छोड़ना है फोर्स के साथ में। तो उस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है, फोर्स खास तौर पे इसमें यूज़ नहीं करना है, और ना ही कंधों का इस्तेमाल करना है। केवल ये 2 ही मसल्स यूज़ होंगी उस केस में, डायफ्राम और हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा जैसे ही हम सांस लेंगे, और उसमें हम ब्रीद इन करेंगे और धीमे से हम सांस छोड़ेंगे। या पेट पे आप हाथ रख के भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आपको पता करना है कि ये आप काम कर रहे हैं, कंधों को आपको बैलेंस रखना है, यानी नीचे की तरफ भी रखना है। और जब आप सांस ले रहे हैं धीमे से, तो आपका पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, फूलेगा, हल्का सा आपको महसूस होगा अपने हाथ पे, और फिर धीमे से आप सांस छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। तो इस तरीके से आप
इसको अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं इस कंडीशन को, तो आप हमेशा के लिए बीपी से छुटकारा पा सकते हैं। ये तो हो गया कि आप 1 मिनट के अंदर कैसे करेंगे, सो कंट्रोल कैसे करेंगे बीपी को, या 1 मिनट के अंदर अपने बीपी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। और इसी प्रैक्टिस को आप जब लगातार करते हैं, जब अपने एक सिस्टम में ढाल लेते हैं, या लगातार अपने लाइफ स्टाइल में डाल लेते हैं इस चीज़ को, तो ये एक लॉन्ग टर्म इसका एडवांटेज मिलता है और लगातार आपका बीपी जो है वो नॉर्मल में ही रहना स्टार्ट होता है। ये क्यों होता है? ये होता है बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने के लिए ऐसा समझिए, ये बेसिकली एक अडेप्टिव फिजियोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के प्रति अडेप्ट हो जाती है, यानी कह लीजिए वो हर चीज़ को अपना लेती है, अपना लेती है और उसी पैटर्न पे काम करने लगती है। तो हमें अपने इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं जब हम पैटर्न को, तो इसमें हमें प्रैक्टिस लगती है, इस पैटर्न को बदलने के लिए प्रैक्टिस लगती है, तो और उसके साथ में स्किल लगती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें महारत हासिल हो जाती है हमारी, और जब महारत हासिल होती है उस चीज़ को करने में, तो हम उसको हम न्यूरोनल चेंजेस कर सकते हैं। हमारे जो नए नर्व्स पाथ हैं, जो न्यूरॉन्स के जो न्यू पाथ्स हैं, न्यूरो पाथवेज हैं नए, वो हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, नए पाथवेज बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे घास उगी हुई है किसी मैदान में बहुत ज़्यादा, और उस पर अगर कोई चलता है, एक आध बार कोई अगर चलेगा उस पर, तो घास को असर नहीं पड़ता, उसमें कोई पगडंडी नहीं बनती। लेकिन जब उसी घास के ऊपर लगातार चल रहा है, महीनों चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि उस पर बाकायदा एक निशान बन जाती है, पगडंडी बन जाती है, यानी एक पाथवे बन जाता है। और लंबी जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होती है उस पर चलने की, उसके बाद वो समझ लीजिए वो एक अच्छा सा एक वेल विजिबल जो है वो एक रास्ता बन जाता है आगे चल के, वो पगडंडी भी जो होती है। तो बेसिकली इसी प्रकार हमारे ब्रेन में होता है, जब हम इस तरह की ब्रीदिंग टेक्निक्स की तरफ जाते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनाते हैं, तो इसमें आपको शुरू में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस करते करते आपको स्किल्स हासिल हो जाती है इसको करने से, और उसके बेसिस पे आप टिश्यू में चेंजेस कर सकते हैं, यानी न्यूरोनल पाथवे बन जाते हैं। और एक बार न्यूरोनल पाथवे बन गए, यानी आपने अपना पैटर्न ही बदल दिया पूरी तरीके से। इस वजह से जो आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, जहाँ पे आपका जो फ्लाइट और फाइट वाला जो मोड है, जो एक्टिवेटेड रहता है हमेशा, कि आप लड़ने और भागने के लिए तैयार रहते हैं, उस मोड से आप इसमें से बाहर आके आप रेस्ट और डाइजेस्ट वाले मोड में चले जाते हैं, जिससे कि आपकी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली कम होती है, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ जाता है। तो जितना ये बैलेंस में रहेगा, जितने अच्छे से बैलेंस में रहेगा, उतना आपको एडवांटेज मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन प्रैक्टिस और स्किल की इसमें ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई बोले कि हमने तो ये करके देखा, लेकिन हाँ शुरू में तो फ़ायदा मिला, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऐसा भी होगा, क्योंकि अगर आप एक आध बार आजमाएंगे, जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया घास के मैदान का, कि अगर उसके मैदान पे अगर आप एक बार चल रहे हैं तो घास के ऊपर कोई रास्ता नहीं बनता वहाँ पे। सिंपल आप गए और निकल के आ गए, घास के ऊपर कोई रास्ता नहीं मिलता, मतलब घास जो है वो बेंड नहीं होती। लेकिन जब आप लगातार उसी घास पे बार बार निकलते हैं, तो वहाँ पे एक पगडंडी बनती है पहले, और उसके बाद एक अच्छा रास्ता बन जाता है। तो वही सेम तरीका यहाँ पे फॉलो होता है इस चीज़ को। तो ये तरीका था जिसमें कि आप मिनटों में अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी और अन्य चीज़ के, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल जो सिंपैथेटिक टोन है, इसको आप रीसेट कर सकते हैं इस विंडो के थ्रू, जो कि ब्रीदिंग जो है, हमारी जो सांसें हैं, जो इसकी विंडो है। तो मैं समझता हूँ प्रकाश जी को ये बात समझ में आ गई होगी, और आप भी समझ गए होंगे प्रकाश जी के अलावा कि कैसे इसको करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इससे लोग जान सकेंगे कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है एक साइंटिफिक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से, जो कि हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, एडेप्टिव फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।